जय हिंद दोस्तों। हम भारतीयों की, खासकर सनातनी हिंदुओं की याददाश्त बहुत कमजोर होती है। हमें चीजों को भूल जाने की आदत हो चुकी है। दोस्तों, तारीख था 22 अप्रैल 2025। पहलगाम के बैसरन घाटी में लोग अपने परिवार के साथ, कोई अपने माँ बाप के साथ, कोई अपने पति के साथ, कोई अपने भाई के साथ, कोई अपने दोस्तों के साथ छुट्टियां मनाने के लिए पहुंचे थे। उसी समय पाकिस्तान प्रायोजित TRF यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट के जिहादियों द्वारा नृशंस और कायरतापूर्ण तरीके से हिंदुओं की पहचान करके उन्हें चुन चुनकर मौत के घाट उतार दिया गया। जिहादियों ने लोगों से उनका नाम पूछा, उनके अपनों के सामने पैंट उतरवाकर प्राइवेट पार्ट चेक किया, ये जानने के लिए कि खतना है या नहीं। लोगों से कलमा पढ़वाया गया और जो जिहादियों के लिए वाजिबुल कत्ल थे, जो काफिर थे यानी जो मुसलमान नहीं थे, उन सभी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। और तो और जो महिलाएं थीं, उनको ये कहकर छोड़ दिया गया कि जाओ जाकर मोदी को बता देना। इस आतंकी हमले में कुल 26 लोगों की मौत हुई और 20 लोग घायल हुए थे। दोस्तों, जब ये खबर सरकार तक और मीडिया के जरिए हम सब तक पहुंची तो हर कोई हैरान था। पूरे देश में जैसे तेजी से एक आग फैल गई हो। एक बार फिर से मुंबई में हुए आतंकी हमलों का जख्म ताजा हो गया था। लेकिन इस बार जिहादियों ने भारतीयों को ही नहीं, बल्कि इस बार देश के सनातनियों को खुला चैलेंज दिया था। मगर वे भूल गए कि सत्ता में अब आतंकियों को बिरयानी खिलाने वाले नहीं, अब जय श्री राम की उद्घोष करने वाले बैठे हैं। दोस्तों, पहलगाम की घटना शुद्ध रूप से सनातनियों के ऊपर किया गया हमला था। ये कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। अपवाद के रूप में जरूर एक ईसाई और एक स्थानीय मुस्लिम युवक इसमें मारा गया था। दोस्तों, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक बदले की आग जल रही थी। पूरे देश में शहर शहर, गांव गांव तक लोग सड़कों पर उतर आए थे। हमारी सरकार और सेना पूरी तरह मन बना चुकी थी कि इस बार पाकिस्तान का अच्छी तरह से खातिरदारी करना है, और हुआ भी ऐसा ही। उसे हर प्रकार से ठोकने का रणनीति बनाई जा रही थी। भारत सरकार लगातार CCS यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठकें कर रही थी। विदेश मंत्रालय अपने काम पर लगा था। देश के भीतर वाले हाफ फ्रंट्स और कई जासूसों पर शिकंजा कसा गया। कई शहरों में मैक ड्रिल्स, इमरजेंसी सायरन और आपात स्थितियों से निपटने की प्रैक्टिस चल रही थी। देश की NIA, ATS सहित सभी जांच एजेंसियों का लगातार एंटी इंडिया एलिमेंट्स पर एक्शन तेज हो रहा था। उधर बॉर्डर पर भारतीय सेना भी युद्ध की तैयारी में जुट गई। जवानों की छुट्टियां रद्द कर दी गईं। सेना का बड़ी संख्या में मोबिलाइजेशन शुरू हो गया। सेना के तीनों अंग यानी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स सभी अपने अपने युद्धाभ्यास में लगे थे। बैक टू बैक कई एक्सरसाइज किए जा रहे थे। बॉर्डर पूरी तरह से हीट हो चुका था। हमारी सरकार पूरी तरह मानकर ही बैठी थी कि यदि हमें लंबी जंग भी लड़नी पड़े तो भी हम तैयार हैं। लेकिन इस बार पाकिस्तान को वो चोट देनी है जो उसे ताउम्र याद रहे। इसी बीच हमने देखा भारत सरकार के द्वारा वो काम किया गया जो हमने पाकिस्तान के साथ हुए पहले के कई वॉर के दौरान भी नहीं किया। सबसे पहले सरकार ने इंडस वाटर ट्रीटी यानी सिंधु जल समझौता को सस्पेंड किया, जिसे लेकर पाकिस्तान इन दिनों जगह जगह जाकर पानी के लिए भीख मांगता फिर रहा है। इस पर हम आगे बात करने वाले हैं। दोस्तों, दिन था 7 मई 2025, रात 1:05, जब इंडियन आर्मी ने भारत के इतिहास का सबसे बड़ा ऑपरेशन यानी ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। पाकिस्तान के भीतर घुसकर कई ठिकानों पर बड़े हमले किए गए। भारत ने पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस, सियालकोट, रफीकी, सरगोधा, भोलारी, मुजफ्फराबाद, मुरीद के बहावलपुर, कोटली जैसे पाकिस्तान के महत्वपूर्ण ठिकानों और आतंकियों के लॉन्च पैड्स ने इस्तेनाबूद कर दिए और लगभग पूरे बॉर्डर एरिया को धुआं धुआं कर दिया था। कुछ घंटों के भीतर ही पाकिस्तान को हमारी आर्मी ने पूरी तरह अपंग बना दिया था और पाकिस्तान को घुटने के बल बैठा दिया। इस घटनाक्रम पर बहुत से देशों और हमारे पड़ोसियों ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी, जो आपको आगे बताऊंगा। दोस्तों, लगभग 3 दिनों के संघर्ष के बाद 10 मई 2025 को पाकिस्तान के DGMO ने भारत के DGMO से डायरेक्ट फोन करके सीज फायर करने का रिक्वेस्ट किया, जिस पर भारत ने भी सीज फायर करने का फैसला किया। दोस्तों, इस सीज फायर को लेकर भी हमारे देश में बहुत तरह का नैरेटिव गढ़ा गया। हमारे यहाँ विपक्षी पार्टियों के सभी लोग तो नहीं, लेकिन कुछ चुनिंदा लोगों ने जो भी अनाप शनाप बयानबाजी की, उसका पाकिस्तान ने भरपूर फायदा उठाया। जयचंदों की इस हरकत से देश की छवि को भी नुकसान पहुंचा।
जिसके लिए कोई भी राष्ट्रवादी हिंदू उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। इसलिए हमें इन लोगों को याद रखने की जरूरत है। दोस्तों, उस समय जो भी फैसला हमारी सरकार और आर्मी के द्वारा लिया गया, वो आज हम लोगों को कहीं ना कहीं कन्विंस करता है कि सरकार ने सही वक्त पर सही निर्णय किया था, वरना कई वॉर के उदाहरण आज हमारे सामने हैं। दोस्तों, पाकिस्तान को अब तक के इतिहास में 93,000 पतलूने उतारने के बाद ऐसा मार पड़ा है कि उसे जिंदगी भर याद तो रहेगा ही। अपने आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए चाहे वो कितने भी जीत के बड़े बड़े दावे कर लें, और एक तो क्या, 100 फील्ड मार्शल भी बना ले, लेकिन इस बार जो चोट हमने उन्हें दी है, उस दर्द को वो कभी भूल नहीं सकता। आए दिन पाकिस्तानी आतंकियों के रोने की आवाजें सुनाई पड़ती है। दोस्तों, जिस रफ्तार से गर्मी का पारा चढ़ रहा है, उसी रफ्तार से पाकिस्तान का गला भी सूख रहा है। हमारी सरकार ने जब से इंडस वाटर ट्रीटी को रोका है, तब से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। भारत सरकार के जल मंत्रालय को पाकिस्तान की ओर से 4 बार लेटर लिखा गया है, लेकिन हमने अब तक इस पर कोई जवाब ही नहीं दिया है, जबकि मामला इंटरनेशनल कोर्ट तक पहुंच चुका है। भारत ने पहले ही साफ कहा है कि जब तक पाकिस्तान टेरर को सपोर्ट करना नहीं छोड़ेगा, तब तक नल बंद ही रहेगा। खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। दोस्तों, हालांकि इंडस वाटर को डाइवर्ट करने के लिए सरकार के द्वारा काम किया जा रहा है, लेकिन उस स्तर पर अब तक काम नहीं हुआ है। लेकिन आने वाला वक्त पाकिस्तान को बहुत ज्यादा परेशान करने वाला है। इसलिए मुल्ला मुनीर समझ चुका है कि समय रहते यदि ट्रीटी को रिज्यूम नहीं कराया गया, तो हालात बहुत खराब हो सकते हैं। और अब तो वहां की मूर्ख आवाम भी पूछने लगी है कि आपने कौन सा सो कॉल्ड जीत हासिल की थी कि तुम लोगों को भारत से पानी के लिए भीख मांगना पड़ रहा है। बड़ी बड़ी धमकियां इंडस वाटर को लेकर पाकिस्तान की ओर से दी गई थी, लेकिन उन लोगों को तो मुनीर ने पिंजड़े में बंद कर दिया है। दोस्तों, दुनिया में यदि धमकियों से युद्ध जीते जाते, तो सरेंडर फौज को पतलूने ना उतारनी पड़ती, अपने ही देश के 2 टुकड़े ना देखना पड़ता, कटोरा लेकर भीख नहीं मांगना पड़ता। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर में जमकर लात खाने के बाद पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जा जाकर विक्टिम कार्ड खेल रहा है और भारत को आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के आगे किड़किड़ा रहा है। दोस्तों, आप लोगों से भी सवाल है, आपको क्या लगता है, क्या हमारी सरकार मानवता को ध्यान में रखकर कहीं इंडस वाटर ट्रीटी को फिर से तो शुरू नहीं कर देगी, या फिर इस बार इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर ही कहीं ऑपरेशन सिंदूर रिज्यूम ना हो जाए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें। दोस्तों, अब बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब हमने पाकिस्तान के ऊपर जवाबी कार्रवाई की थी। उस वक्त कई देशों ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी, जो आप लोगों को भी जानना जरूरी है। दोस्तों, आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि इस आतंकी हमले पर दुनिया में कौन कौन से वो देश थे जिन्होंने आतंक के विरुद्ध हमारी कार्रवाई का खुलकर साथ दिया। दोस्तों, खासकर हमारे पड़ोसी, जिनके लिए भारत की सरकार अलग से फंड एड के रूप में देने के लिए रखती है, उन पड़ोसियों ने भी क्या प्रतिक्रिया उस वक्त दी थी। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे नेपाल की। नेपाल ने औपचारिक रूप से ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की कार्रवाई का समर्थन किया और कहा कि वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ है। बांग्लादेश इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान न्यूट्रल बना रहा। श्रीलंका ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की निंदा या भारत की आलोचना करने के बजाय भारत के साथ अपने रक्षा संबंधों को अधिक प्रगाढ़ करने की नीति अपनाई, जो श्रीलंका की भारत फर्स्ट या भारत के साथ रणनीतिक भागीदारी को मजबूत करने की नीति का हिस्सा है। भूटान की सरकार ने इस ऑपरेशन पर कोई आधिकारिक या सार्वजनिक बयान नहीं दिया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन को भारत की सैन्य कार्रवाई खेदजनक लगी, मौजूदा स्थिति पर चिंता व्यक्त की और दोनों पक्षों से शांति और स्थिरता के व्यापक हित में कार्य करने, शांत रहने, संयम बरतने और ऐसे कार्यों से बचने का आग्रह किया जो स्थिति को और जटिल बना सकते हैं। चीन से ऐसे ही स्टेटमेंट की उम्मीद थी, जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को खुलकर सपोर्ट कर रहा था। दोस्तों, भारत जिस रूस को अपना सबसे अच्छा और खास दोस्त मानता है, जिनके प्राइम मिनिस्टर जो कुछ दिनों पहले भारत आए हुए थे, उन्हें मोदी जी ने कहा था, आपके दूसरे घर में आपका स्वागत है। उस रूस ने भी मोदी जी का बयान उन्हीं को चिपका दिया। मोदी जी भी तो रूस यूक्रेन वॉर में शांति दूत बने हुए थे। पर कोई बात नहीं, हम रूस को फिर भी अपने पक्ष में ही मानकर चलेंगे।
दोस्तों, हमारे यहाँ फिलिस्तीन के आशिकों को जरूर तकलीफ होगा कि उस समय इजराइल ने खुलकर कहा था कि भारत को आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन है। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों को पता होना चाहिए कि निर्दोषों के विरुद्ध उनके जघन्य अपराधों से छिपने की कोई जगह नहीं है। हालांकि उस समय यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी भारत को आत्मरक्षा के अधिकार को सही ठहराया था और कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि ये बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन किया। उन्होंने भारत की कार्रवाई को साहसी, अभूतपूर्व और वादे के मुताबिक बताया। अफगान तालिबान के नेताओं ने भारत की इस कार्रवाई की तारीफ की और पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब करने वाला कदम बताया। वहीं फ्रांस ने भारत के प्रति कड़ा समर्थन और एकजुटता दिखाई। फ्रांस की प्रतिक्रिया मुख्य रूप से आतंकवाद के खिलाफ भारत की कार्रवाई को जायज ठहराने और रक्षा साझेदारी को मजबूत करने पर केंद्रित थी। दोस्तों, भारत को खुद आत्मनिर्भर और सशक्त बनना होगा। हमें किसी भी ओर देखने की जरूरत नहीं है और इस वक्त हमारी सरकार बिल्कुल इसी राह पर चल भी रही है। लगातार हमारे देश की इकॉनमी और सैन्य ताकत को मजबूत बनाने के लिए काम किया जा रहा है। साथ ही जरूरी है हम हिंदुओं को जागरूक और शक्ति संपन्न होने की। दोस्तों, आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने हिंदू भाइयों के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।